all of you. Today we are discuss about some theoretical concept. My dear friends, in lecture number 17 and 18 we discuss about some MCQ of function. Today we discuss about trigonometric theoretical concept. The reason is now we are focused on the MCQ of trigonometric function. That's why first of all we discuss about the some properties, some result of trigonometric function. Okay? देखो बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 15, 16, 17, 18 उसमें फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया है, फंक्शन के एमसीक्यू के बारे में भी डिस्कशन किया है. तो आज लेक्चर नंबर 19 में अभी तक हमारा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पेंडिंग रखने का एक रीजन है कि आई वांट टू रिलेट योर फंक्शन विद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. दैट्स व्हाई I am considering on the theoretical concept of the trigonometric function. The reason is this, क्योंकि आपके माइंड में सब ट्रिगो का जितनी भी फॉर्मूलाज है, जितने भी रिजल्ट्स है, शायद आप अभी टेक्स्ट बुक में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो. जब भी पढ़ोगे, क्योंकि आपने लीनियर इनइक्वालिटीज का स्टडी किया था, सेट थियरी का स्टडी किया, रिलेशन फंक्शन का स्टडी किया. So that's why I am considering the most important part of the mathematics is trigonometry. So today we discuss about some theoretical concept. Now first of all, in lecture number शायद 11, 12 परफेक्ट मेरे को याद नहीं है, उसमें मैंने आपके साथ ट्रिगो के बारे में डिस्कशन किया था. अगर आपको मालूम है तो यूनिट सर्कल के बारे में, फिर यूनिट सर्कल में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव है, वो भी मैंने आपको बताया था. फिर मैंने आपको वो भी डिस्कशन किया था कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन विच क्वाड्रेंट, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. तो बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ ट्रिगो के बारे में इन अर्लियर लेक्चर दैट वी हैव टू डिस्कस. बट माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ए लेक्चर का स्टडी करोगे तो आपको वो पुराने लेक्चर का स्टडी करने के बाद ही ये लेक्चर का स्टडी करना है. क्यों? क्योंकि वो पुराने लेक्चर का एक बार स्टडी करोगे तो आपके माइंड में ट्रिगो के जितने भी मैंने डिस्कशन किया था वो सब क्लियर हो जाएगा. तो आज का लेक्चर में जो डिस्कस करने वाला हूं वो आप इजी वे से आपके माइंड में क्लियर कर पाओगे. क्लियर है बातें? ओके. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जो बातें करने जा रहा हूं वो आपको जेडब्ल्यू में 11th और 12th दोनों के लिए, जेडब्ल्यू फॉर 11th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथ्स के अगर बोला जाए तो ट्रिगो का रोल ऐसा है कि आप कोई भी चैप्टर को पकड़ लो, कोई भी चैप्टर को पकड़ के चलो तो आपको ये ट्रिगो छोड़ने वाला है नहीं. अगर आप उसको छोड़ दो तो अलग बात है. समझ में आता है कहने का मतलब? आप उसको छोड़ दो तो अलग बात है, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा. तो वो आपको नहीं छोड़ना चाहता है, तो दैट मीन्स आपको ये पार्ट करना ही करना है. आपको ठीक से ये पार्ट करना ही करना है. और सेकेंड थिंग, अभी आप 11th में हो, जो चीजें 12th में भी जरूरत पड़ने वाली है तो क्यों ना हो अब से वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि वो टाइम पे अगर बेस्ट रिजल्ट आपको बनाना है तो अभी से उसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर दें. तो आज मैं सबसे पहले आपके लिए यहां पे मैंने आपको बताया था रिलेशन ऑफ फंक्शन में डोमेन एंड रेंज. Why domain and range of the function is required? Why domain is required? वो मैंने आपको बताया था कि अगर डोमेन की जरूरत क्यों है बेटा, तो माय डियर फ्रेंड्स, डोमेन इज रिक्वायर्ड. डोमेन इज रिक्वायर्ड. द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन योर प्रॉपर डोमेन. डोमेन कभी आपका जो भी इंटरवल पे, जो भी इनइक्वालिटीज पे डिफाइन किया है वो आपको फंक्शन डिफाइन करने के लिए जरूरी है.
मान लो कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं कि आपके पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1 बाय x। अगर आप ये फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हो तो इसके डोमेन में, अगर आप ये फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हो तो इसके डोमेन में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए बेटा। इसके डोमेन में जीरो नहीं आना चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर इसके डोमेन में जीरो आ गया तो ये फंक्शन बन जाएगा 1 बाय 0, दैट इज इंफिनिटिव, सो इट इज नॉट डिफाइंड। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द डोमेन। अगर आप ये फंक्शन को r पे डिफाइन करना चाहते हो तो इसका डोमेन रहेगा r माइनस 0। अगर आप फंक्शन को n पे डिफाइन करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज n में तो जीरो है ही नहीं। ओके, तो आपको ये फंक्शन कौन से सेट पे डिफाइन करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप ऐसा सेट डिफाइन करोगे कि जो सेट में जीरो है, दैट मीन्स द सेट बिलोंगिंग टू द नंबर 0, तो you have to subtract the 0 from the set. That means the domain of the given function, it is possible when you subtract 0 from the given set. Clear? तो इसके लिए बेटा डोमेन की जरूरत है। सो सिंपल क्वेश्चन, डोमेन की जरूरत क्यों है? तो कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, व्हाट इज रेंज? तो रेंज क्या है? तो आप कोई भी फंक्शन को डिफाइन करोगे तो उसकी इमेज जो मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। आप जो फंक्शन को डिफाइन करोगे वो फंक्शन की वैल्यू, यानी कि जो फंक्शन डिफाइन करना है उसमें पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कहां से लोगे? डोमेन से। तो अगर डोमेन से उसकी वैल्यू कंसीडर करोगे तो इमेज ऑफ f अंडर दिस वैल्यू इज गिव्स द सम पर्टिकुलर वैल्यूज, एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यूज which are belonging to its codomain, and this value is called the range of the function. Range of the function. So picture आपके माइंड में क्लियर होता है what I am telling? Yes. Okay. So हमने अगले लेक्चर में भी ये डिस्कशन किया है। फिर से मैं आज आपको ये बातें दोहरा रहा हूं कि आपको डोमेन और रेंज के बारे में आपके माइंड में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर है। ओके, तो आज मैं जो यहाँ पे बताने जा रहा हूं, मेरे को सिंपल फंक्शन की बात नहीं करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स सिंपल फंक्शन की आगे बहुत बातें की है। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना चाहता हूं। तो ठीक से देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक टेबल थ्रू आपको सब फंक्शन का डोमेन और रेंज भी यहाँ पे बताता हूं। वो आपको याद रखना है वो टेबल को। तो यहां पे ये फंक्शन, ये डोमेन, ये रेंज। आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो रहेगा साइन। उसका डोमेन आपको याद रखना है क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। उसकी रेंज आपको याद रखनी है क्लोज इंटरवल -1 to 1। वो कैसे, कहां से, मैं आपको सब बताता हूं। अभी आप एक टेबल, सबसे पहले यहां पे मैं कोस ऑफ सेकेंड फंक्शन है कोस, इट इज 0 to π, रेंज इज सेट। थर्ड फंक्शन है tan, डोमेन इज -π/2 टू +π/2, इसकी रेंज रहेगी r itself। फोर्थ वन इज cot, ओपन इंटरवल 0 to π, योर रेंज इज r। फिफ्थ वन cosec, it is -π/2 to +π/2 -0, इसकी रेंज है -r -1 to 1, and last one is sec, so range is 0 to π -π/2, इसकी जो रेंज है -1 to 1, r -1 to 1।
तो समझो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो सब फंक्शन लिखे ट्रिगो के, उसका डोमेन और रेंज मैंने पर्टिकुलर इंटरवल से डिफाइन किया है। तो आप मैं फर्स्ट सेकंड साइन एंड कोस की बात करूं तो साइन फंक्शन को अगर आपको कोई भी केस में डिफाइन करना है तो यू हैव टू डिफाइन द साइन फंक्शन इन -π/2 to +π/2 विथ क्लोज इंटरवल, यानी कि क्लोज इंटरवल -π/2 और +π/2 के बीच में आप साइन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? -π/2 और +π/2 के बीच में आप साइन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। आप बोलोगे सर -π/2 को +π/2 कैसे लेना है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल। फर्स्ट वन इज क्लोज इंटरवल, सेकेंड वन इज ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय राउंड ब्रैकेट। सेकेंड थिंग, if you define the closed interval in terms of a to b, that means your a is always less than b. Here also if a to b, then a is less than b. First one is this, closed interval is defined in square bracket, open interval is defined in round bracket. Second thing is this. Third one is this, if we define the closed interval, then any variable takes the values which lies between a to b as well as you consider a and b. मतलब क्लोज इंटरवल में आपको बाउंड्री कंसीडर करनी है। क्या है? तो क्लोज इंटरवल में आपको बाउंड्री कंसीडर करनी है, उसके अलावा उसके बीच की वैल्यू तो इसमें कंसीडर करनी ही है। मतलब ए बी है, सपोज ए बी, तो आपको ए भी कंसीडर करना है, बी भी कंसीडर करना है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। इसमें आपको सपोज ओपन ब्रैकेट है ए टू बी, तो उसमें नाइदर यू कंसीडर ए नॉट बी बट इट टेक्स द वैल्यू व्हिच आर लाइज बिटवीन ए टू बी। समझ में आता है बेटा कि क्लोज और ओपन में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि क्लोज में आपको बाउंड्री कंसीडर करनी है, ओपन में आपको बाउंड्री कंसीडर नहीं करनी है। इन बिटवीन दोनों के बीच में जो वैल्यू है वो तो आपको कंसीडर करनी ही करनी है, आइदर इट इज इंटीजर और इट इज अ फ्रैक्शन। ओके, अच्छा अब मैं बताऊं, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था इन अर्लियर लेक्चर, इट इज 0 डिग्री विच इज π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो, और क्लॉकवाइज जाओ तो 0, -π/2, -π, -3π/2, -2π। क्लियर? अगर आप क्लॉकवाइज जाओ तो सब पॉजिटिव रहेंगे, सॉरी नेगेटिव रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव रहेगा। वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसीलिए मैं आज के लेक्चर में आपको फिर से बता रहा हूं कि आप जब भी ये लेक्चर नंबर 19 का जब स्टडी करो तो उससे पहले आप ट्रिगो के आगे के लेक्चर का पूरा 1-2 बार स्टडी कर लो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा नहीं। ओके, अब सोचो कि आपको -π/2 और +π/2 के बीच से वैल्यू कंसीडर करनी है साइन के लिए, तो यहाँ पे -π/2 है, तो -π/2 से 0 की ओर, 0 से π/2 की ओर, दैट इज फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको समझ लो कि y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे +π/2, y एक्सिस की नेगेटिव साइड पे -π/2 है। तो -π/2 से लेके 0 तक मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 से लेके π/2 तक का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका जो साइन का डोमेन रहेगा -π/2 to +π/2, दैट मींस योर वैल्यू इज लाइज बिटवीन fourth quadrant and first quadrant, including -π/2 and +π/2 also, because both are in the closed interval. तो आपको देखो नीचे -π/2 to 0 and 0 to π/2, that means you go with anti-clockwise because your limit start with -π/2 and your end point is +π/2.
So initial point is minus pi by 2, terminate point is plus pi by 2. So minus pi by 2 is always less than plus pi by 2. So therefore you go with minus pi by 2 to 0. 0 में आपका एक ब्रेक रहेगा, 0 to plus pi by 2. ब्रेक रहेगा मतलब क्वाड्रेंट चेंज होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपके साथ डोमेन, सब फंक्शन के डोमेन के बारे में डिस्कस करता हूं। ओके, अच्छा अब आप बोलोगे कोस के लिए, तो मैं बताऊं कोस के लिए भी आपको कंसीडर करना है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। एकदम सिंपल, यहां पे 0 है तो 0 to पाई बाय 2 और पाई बाय 2 to पाई, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्लोज इंटरवल 0 to पाई इज द डोमेन ऑफ कोस फंक्शन। ओके, अब सोचो tan और cot के लिए, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि tan और cot है, तो वो दोनों के लिए यहां पे मैंने ओपन इंटरवल में डोमेन डिफाइन किया है। why we define the domain of tan and cot in open interval? तो इसका एक सिंपल रीजन है कि tan is the function of sin by cos। यस या नो? tan को अगर डिफाइन करना है तो आप करोगे sin बाय cos से डिफाइन करोगे। अच्छा अब सोचो कि मेरे को tan डिफाइन करना है और tan का अगर मैं डोमेन, इफ वी कंसीडर द डोमेन ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, अगर मैं क्लोज इंटरवल कंसीडर करूं तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि tan में मैं प्लस पाई बाय 2 भी ले सकता हूं, माइनस पाई बाय 2 भी ले सकता हूं। अगर tan की वैल्यू प्लस पाई बाय 2 के आगे डिफाइन करूं तो tan पाई बाय 2 मतलब sin पाई बाय 2 ओवर cos पाई बाय 2। तो बेटा sin पाई बाय 2 मतलब sin 90, sin 90 मतलब 1, cos 90 मतलब 0। your function is infinitive, tan 90 is infinitive, that's why we don't have to use the closed interval। Clear? Why we use open interval? The reason is this, the reason is this। ओके, यानी कि देखो दोनों में माइनर डिफरेंस है, ये दोनों में माइनर डिफरेंस है। क्या है कि यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है। क्योंकि tan को डिफाइन करना है तो बेटा आप बाउंड्री नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि बाउंड्री की दोनों वैल्यू के आगे आपका tan इंफिनिटी होता है। इसके बिटवीन माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच की कोई भी वैल्यू हम यहां से कंसीडर कर सकते, लेकिन बाउंड्री कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, सेम वे अगर 0 और पाई है तो देखो cot को डिफाइन करना है तो cos और sin के फॉर्म में डिफाइन कर सकते। अगर 0 के आगे मैं डिफाइन करूं, your cos 0 is 1, sin 0 is 0, again it is infinitive। so therefore cot को डिफाइन करना है तो भी मेरे को बाउंड्री कंसीडर नहीं करनी है, only we have to use the value which are lies between open interval 0 to pi। ओके, क्लियर? तो मैंने यहाँ 4 फंक्शन के डोमेन के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया है। साइन के लिए क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, कोस के लिए 0 टू पाई, tan is again open interval minus पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, cot is 0 टू पाई। ओके, अच्छा अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है कोसेक और सेक। तो कोसेक और सेक के लिए भी सेम सिचुएशन है, वो दोनों में आपको डोमेन डिफाइन करना है। तो कौन सी बात याद रखनी है? तो कोसेक को डिफाइन करना है, कोसेक इज नथिंग बट 1 बाय साइन। अगर कोसेक फंक्शन को डिफाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो? 1 बाय साइन। अच्छा, तो 1 बाय साइन लोगे तो 1 तो कभी 0 होने वाला है नहीं, बिकॉज 1 इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, मतलब 1 तो 0 होने वाला है नहीं, तो साइन 0 होने वाला है। यस, साइन 0 कहां पे होता है?
जीरो के आगे होता है। तो बेटा अगर आपको कोसेक को डिफाइन करना है तो इंटरवल जो साइन का है वही लेना है, क्लोज इंटरवल -π/2 को +π/2। बट आपको कहां पे ध्यान रखना है कि -π/2 और +π/2 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू आती है जहां पे साइन 0 होता है। यस, तो -π/2 और +π/2 के बीच में एक ही वैल्यू ऐसी है जहां पे साइन 0 होता है, दैट वैल्यू इज 0 itself. So that's why we subtract 0 from closed interval -π/2 to +π/2, and it is your domain of the cosec function. It is the domain of your cosec function. Clear? तो एक बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोसेक को डिफाइन करना है तो कोसेक इज नथिंग बट 1/sin। तो 1 तो नॉन जीरो है, तो साइन को अगर 0 हो गया तो आपका फंक्शन रहेगा 1/0, दैट इज इंफिनिटिव। सो वी कांट डिफाइन, सो दैट्स व्हाई ये 1/0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1/0 हो गया तो ये कोसेक डिफाइन नहीं हो पाएगा। मतलब साइन जहां पे 0 होता है वो वैल्यू आपको बात करनी होगी। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के आगे आपका साइन 0 होता है। तो साइन का जो डोमेन है क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2, मतलब -π/2 टू 0, 0 टू π/2। तो इन दोनों के बीच में जहां पे साइन 0 होता है वो वैल्यू यहां पे सब्ट्रैक्ट कर। अब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं रहेगी जहां पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। सब वैल्यू पे डिफाइन होगा एक्सेप्ट 0, और जो वैल्यू क्या है फंक्शन अनडिफाइन होता था वो वैल्यू ऑलरेडी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी है। ओके, नेक्स्ट कोस। अच्छा, कोस फंक्शन के लिए सेक कोस फंक्शन के लिए मेरे डोमेन है 0 to π, तो सेक इज नथिंग बट 1/cos। तो अब याद आपको फिर से सेम प्रोसेस, कोस कहां पे 0 होता है तो आप बोलोगे सर 0 और पाई के बीच में 90 के आगे कोस 0 होता है। 0 और पाई के बीच में 90 के आगे कोस 0 होता है, बिकॉज कोस 90 इज 0। तो मैंने क्या किया है, 0 और पाई से π/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। एक के π/2 निकाल दो तो आपका जो इंटरवल रहेगा 0 to π -π/2, तभी आपका सेक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ओके, आप बोलोगे सर ये डोमेन डिफाइन कर दिया, पर्टिकुलर उसके स्पेसिफाई इंटरवल से डिफाइन किया है, आपको वही याद रखना है। कोई भी जगह पे अगर आप इसका यूज करोगे तो सेम इंटरवल सेम लेंथ से यूज करना है, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। सो आपको फिक्स वही आपको याद रखना है जो मैंने बात बता दी डोमेन की। ओके, अब मैं आता हूं रेंज पे। देखो माय डियर फ्रेंड्स, रेंज, व्हाट इज रेंज? तो यहां पे फिर से range is defined for sine function is close interval -1 to 1. ओके, रेंज फंक्शन। तो यहां पे रेंज के लिए ओके मैं आपसे ओके डियर फ्रेंड्स, अब रेंज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रेंज के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे हमने डोमेन का डिस्कशन किया वैसे ही आज हम रेंज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो रेंज के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन की है उसमें साइन और कोस की रेंज सेम है, टेन और कॉट की रेंज सेम है, सेक और कोसेक की रेंज सेम है।
तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो साइन फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो मैंने लिखा है यहाँ पे क्लोज इंटरवल -1 to 1, साइन फंक्शन की रेंज एंड कोस फंक्शन की रेंज, both are same. It is the form of interval. कौन सा फॉर्म है? इंटरवल फॉर्म है। क्लोज इंटरवल में एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप कोई भी फंक्शन साइन और कोस के लिए अगर आप कोई भी वैल्यू फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज आपका आंसर क्लोज इंटरवल -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। मतलब -1 और +1 से बाहर नहीं जाएगा। फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू आर, योर साइन थीटा एंड कोस थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये रेंज है। इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 लेस और इक्वल टू साइन लेस और इक्वल टू 1, -1 लेस और इक्वल टू कोस लेस और इक्वल टू 1, दैट इज योर इनइक्वालिटी फॉर्म। ये आपका कौन सा है? इनइक्वालिटी फॉर्म है। यहाँ पे मैंने थीटा अल्फा को कुछ भी नहीं लिखा है, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन फंक्शन कि साइन अल्फा है कि साइन थीटा है कि साइन बीटा है। तो आपको इसे भी लिख सकते हो इनइक्वालिटी फॉर्म से। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोड साइन लेस और इक्वल टू 1 मोड, मान लो कि थीटा, चलो हम थीटा को कंसीडर करते हैं, तो मोड कोस थीटा लेस और इक्वल टू 1, तो ये आपका हो गया मॉड्यूल्स फॉर्म। तो कोई भी फंक्शन की रेंज को 3 फॉर्म से हम लिख सकते हैं। There are the 3 different form of the range of the function. First one is interval form, second one is inequality form, third one is modules form. मैंने आपके साथ जब फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया तब मैंने आपको सब बताया था कि व्हाट इज मॉड्यूल्स फॉर्म, व्हाट इज इनइक्वालिटी एंड व्हाट इज इंटरवल। इंटरवल तो आज भी मैंने डिस्कशन किया। अच्छा, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। मैंने आपको साथ एक डेफिनेशन डिस्कस की थी, अगर आपको याद है तो, अगर मोड x लेस और इक्वल टू a लेस और इक्वल टू, तो आपको याद रखना है कि x की वैल्यू a और a से कम, माइनस और a उससे ज्यादा। सो सेम सिचुएशन इज अप्लाइड ओवर हियर। मान लो कि मोड x लेस और इक्वल टू 7 है, तो आपको लिखना है योर x इज लेस और इक्वल टू 7 ग्रेटर और इक्वल टू -7। अगर आपके पास इट इज 17 है तो आप 17 लिख दो, यहाँ पे 100 है तो आप 100 लिख दो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है इक्वालिटी। सो दैट इज द मॉड्यूल्स फॉर्म। सो मॉड्यूल्स फॉर्म से इनइक्वालिटी फॉर्म, इनइक्वालिटीज पे मॉड्यूल्स, सो बोथ आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। एंड फर्स्ट वन इज इंटरवल फॉर्म। सो ये बात हुई साइन और कोसेक। तो रेंज में आपको क्या याद रखना है कि साइन और कोसेक जब भी आपको उसकी वैल्यू फाइंड करो, कोई भी फंक्शन कैसे भी डिफाइन किया है, जो भी सेट से डिफाइन किया है, अगर आप उसकी वैल्यू फाइंड करो तो कंपल्सरीली आपको ध्यान रखना है कि साइन और कोस के लिए आपको -1 और +1 के बीच में रहना है, उससे बाहर जाना नहीं है। ओके, इसके बाद सेकेंड थिंग, यहां पे tan और cot है, तो tan और cot के लिए आपको पूरा रियल नंबर सिस्टम R याद रखना है। फॉर एनी रियल नंबर tan एंड cot, आपको कोई भी वैल्यू अगर आप फाइंड करो, R में सब वैल्यू पॉसिबल है, बिकॉज R इज द बिगेस्ट सेट अमंग ऑल दिस सेट, n सबसेट Z सबसेट Q सबसेट R। सो R सब में बिगेस्ट सेट। तो tan और cot की एक इंटरवल से लेके कोई भी वैल्यू फाइंड करोगे तो इट इज पॉसिबल इन रियल नंबर सिस्टम। आपको यहाँ पे कुछ कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, मतलब कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब वैल्यू R में है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, कोसेक एंड सेक। तो कोसेक एंड सेक में आपको रेंज कैसे डिफाइन करना है, तो यहां पे मैं आपको बताऊं कि कोसेक एंड सेक दोनों की मेरे को रेंज लिखनी है। तो ए
आपकी रियल नंबर सिस्टम यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। अच्छा, जब मैं यहाँ पे ओपन डॉट करूं तो आपको समझना है ओपन इंटरवल है, और डार्क डॉट करूं तो आपको समझना है क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है r माइनस -1 to +1, r माइनस -1 to +1 मतलब पूरे रियल नंबर में से r माइनस -1 to +1, -1 और +1 के बीच की सब वैल्यू आपको r से सब्ट्रैक्ट करनी है। मतलब -1 नहीं करना है, +1 नहीं करना है, लेकिन ये दोनों के बीच की सब वैल्यू आपको r से सब्ट्रैक्ट करनी है। दैट्स व्हाई r माइनस -1 to +1 रेंज ऑफ दिस टू फंक्शन। मतलब आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि sec की वैल्यू, sec और cosec की वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा, 1 तो लेना है, और sec और cosec की वैल्यू -1 और उससे कम। मतलब ये आपका इनइक्वालिटी फॉर्म हो गया कि sec x और cos x which is greater or equal to 1, sec x or cos x less or equal to 1. Okay, so that means your mod sec x greater or equal to 1 or cosec x greater or equal to 1, दोनों में से आप कोई भी फंक्शन sec का लिखो या cosec का लिखो, सेम है रेंज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर mod x greater or equal to a है, mod x greater or equal to a, that means x is greater or equal to a or x is less or equal to minus a, x is less or equal to minus a। तो यहाँ पे ये जो इक्वालिटी है सेम फंक्शन का मैंने यूज किया है, तो रेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे साइन और कोस में मैंने बताया। तो आपको अगर लिखना है तो रेंज को ये जो इंटरवल फॉर्म लिखा है, इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हो, इनइक्वालिटी के फॉर्म से भी लिख सकते हो, और आपको लिखना है तो यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि mod sin लेस और इक्वल टू 1, mod cosec लेस और इक्वल टू 1, यहां पे लिखना है mod cosec ग्रेटर और इक्वल टू 1, mod sec x greater or equal to 1, और इसको -1 लेस और इक्वल टू sin x लेस और इक्वल टू 1, -1 लेस और इक्वल टू cos x 1, यहाँ पे लिख सकते हो cosec x greater or equal to 1 और cosec x लेस और इक्वल टू -1, sec x greater or equal to 1 और sec x लेस और इक्वल टू -1। ये रहेगा आपका मॉड्यूल्स फॉर्म, और ये रहेगा आपका इनइक्वालिटी फॉर्म। तो आप कोई भी वे से आपको ये जो है आपका इंटरवल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? ये जो इंटरवल फॉर्म है। तो बहुत सारे एमसीक्यू में बहुत सारी मेथड है लिखने की। मैंने आज आपको यहाँ सब मेथड आपके साथ डिस्कस किए कि कोई भी फंक्शन है तो कोई भी फंक्शन में अगर हमको डोमेन और रेंज डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, कौन से फंक्शन लिख सकते हैं। फिर भी एक बार आपसे बता रहा हूं कि अगर आप ये लेक्चर का स्टडी करो तो कम से कम मेरी बात को याद रखना है, पुराने लेक्चर का स्टडी करने के बाद ये लेक्चर आपको ऑब्जर्व करना है, तो आपको 110% उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, आप स्टैंडर्ड 10th में सम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, आप 10th में पढ़ चुके हो। फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू आर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड
cos square theta which is of 1 minus sin square theta. Clear? सेकेंड आइडेंटिटी ऐसी कुछ थी कि sec square theta minus tan square theta is 1. So therefore sec square theta which is 1 plus tan square theta and tan square theta is sec square theta minus 1. Clear? Third one is cosec square theta minus cot square theta is 1. So cosec square theta which is 1 plus cot square theta and cot square theta which is cosec square theta minus 1. तो सब आइडेंटिटी आप 10th में पढ़ चुके हो। 11th स्टैंडर्ड में ट्रिगो में आपको बहुत सारी फॉर्मूला, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको सीखने हैं जो 11 के बेस पे जितने जरूरत है उससे ज्यादा 12 के बेस पे भी जरूरत है। लेकिन जेडब्ल्यू के कंसेप्ट में हमको पूरा ट्रिगो अभी से यही स्टेज से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट ईयर की भी प्रिपरेशन अभी से 11 से ट्रिगो के लिए स्टार्ट करनी है। तो ट्रिगो का कोई भी कंसेप्ट आपके माइंड के बाहर नहीं होना चाहिए। तो अभी मेरी ओर से ऐसा एफर्ट्स रहेगा कि ट्रिगो में जितने भी कंसेप्ट आपके लेवल पे जरूरत है वो सब कंसेप्ट मैं यहाँ पे थ्योरिकल आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा। तो मैं आपको इंसिस्ट करता हूं कि अगर आप जो भी लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर को आप पढ़ते हो तो जो लेवल से आपके जो माइंड सेट करके आप वो लेक्चर को आप पढ़ाई करते हो उससे ज्यादा ये लेक्चर को वेटेज देना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर जब स्टार्ट हुआ तभी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि बहुत सारा इंपोर्टेंट पार्ट, बहुत सारा रोल इसका मैथ्स में है और कोई ना कोई टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इन lecture number 19 we are discuss about range and domain of the function and some identities of the trigonometric function. Now next in lecture number 20 again we discuss about some trigonometric results, some formulas. Okay, have a good day. Thank you.